है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 17। वेंटिलेटर पर लेटा हुआ इकबाल इस वक्त मशीनों से घिरा हुआ था, जहां हर सेकंड पर सिर्फ टिक टिक की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। उसके सामने ही डॉक्टर्स की टीम हाथ में पकड़े पेपर्स पर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक से वहां अपनी लोडेड गन के साथ अपने पूरे शरीर को काले कपड़े से ढके हुए जो काबली गैंग के होने का इशारा कर रहे थे, कुछ लोग आकर खड़े हो गए थे, जिन्हें देखते ही वहां मौजूद सभी डॉक्टर सहम चुके थे। तभी उनके बीच में ही एक वैसे ही अपने पूरे चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर को ढके हुए एक शख्स आकर खड़ा हो गया था। कद काठी में उन डॉक्टर्स और गैंग के सदस्यों से कम थी, लेकिन पतली व गोरी उंगलियां जो रंग बिरंगी अंगूठियों से भरी हुई थी, जिसे देखकर यह अंदाजा लग चुका था कि शायद उन डॉक्टर्स के सामने खड़ा शख्स कोई औरत है। तभी एक कड़कती आवाज़ में उस शख्स ने कहा, लेकिन अंदाजा सही था कि वह औरत है। डॉक्टर्स, मेरे बेटे की अब कैसी हालत है? ये इन मशीनों के बीच में क्यों लेटा हुआ है? आई एम सॉरी मैम, बट ही इज़ कोमा। व्हाट? दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? कोमा? वो कोमा में कैसे जा सकता है? वो कोई गीदड़ नहीं, मेरा शेर है। वो इस तरह कोमा में नहीं जा सकता। और सामने ही खड़े एक डॉक्टर के कॉलर को पकड़ते हुए उस शख्स ने आगे कहा, जो चाहे वो कर, लेकिन तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, क्योंकि 24 घंटे बाद मुझे मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए। उस नकाबपोश औरत ने गुस्से से चीखते हुए कहा। तभी साइड में खड़े दूसरे डॉक्टर ने कहा, मैम, हम आपकी फीलिंग समझते हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। आपके बेटे को किसी ने इतनी बुरी तरह से मारा है कि बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे वह खुद कोई डॉक्टर हो। उसे इंसानी शरीर के हर बॉडी पार्ट्स की काफ़ी बारीकी से ज्ञान है। किस हड्डी के टूटने पर वह जल्दी रिकवर नहीं कर सकती, किस हड्डी के टूटने पर वह वापस से जुड़ नहीं सकती, इसमें उसे महारत हासिल है, जिसकी वजह से उसने आपके बेटे को सिर्फ सांस लेने के लिए छोड़ा है। उसकी हर बड़ी से लेकर छोटी हड्डियों तक को तोड़ दिया है, जिसे रिकवरी करने में कितना वक्त लगेगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये बता पाना है कि इन्हें होश कब तक आएगा। दूसरे डॉक्टर के इतना कहते ही उस औरत ने अपने सामने खड़े डॉक्टर के कॉलर को छोड़ दिया था, लेकिन नकाब के अंदर से झांकती उसकी आंखों में किसी को जला देने वाली आग को देख बाकी डॉक्टर्स अभी भी सहमे हुए थे। तो उधर दूसरी तरफ काव्या के पैर में लगी गोली को डॉक्टर्स की टीम ने निकाल दिया था, जहां उसे एक सफ़ेद पट्टियों ने ढक लिया था। बाकी शरीर पर भी लगे खरोच पर ड्रेसिंग हो चुकी थी। डॉक्टर्स की टीम भी वहां से जा चुकी थी, लेकिन बेड पर लेटी हुई काव्या की आंखें अभी भी बंद थीं। कमरे में बस उसकी हल्की चल रही सांसों की आहट मिल रही थी। बेड के सामने ही सोफे पर बैठा मानव, जिसकी नज़रें अभी भी अपलक काव्या पर ही टिकी हुई थीं, साथ ही दोनों हाथों की कोहनी को अपने घुटनों पर रखे हाथों पर अपनी ठुड्डी को टिकाए बैठा हुआ था। इस वक्त उसका मन विचलित था। आंखों के सामने कुछ पुरानी तस्वीरें घूम रही थीं, जिसमें एक लड़की जो खुद काव्या ही थी उसके सामने खुशी से झूम रही थी, हंस रही थी। कभी अपने चेहरे को बिगाड़ते हुए अपना जीभ बाहर निकाल लेती, तो कभी अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए अपने होठों को चोंच का शक्ल देते हुए बाहर निकाल लेती, जैसे वो किसी को किस करने वाली हो। तभी अचानक से उसको आंखों के सामने काव्या घुटनों पर बैठी रोती हुई नजर आ रही थी। उस वक्त उसने किसी शख्स के पैरों को पकड़ रखा था, लेकिन वह शख्स उसकी तरफ बिना देखे ही उसे धक्का देते हुए वहां से आगे बढ़ गया था। ये सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने किसी टेप के रिवाइंड की तरह चल रही थी। तभी काव्या लाल जोड़े में नजर आई, जो दुल्हन की जोड़ी में तैयार सजी बैठी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उस वक्त उसके सामने अपनी गन को ताने मानो सेठ ही खड़ा था, जिसे देखते ही
काव्या ने बस इतना ही कहा, कौन हो तुम? और तुरंत वो बेहोश हो गई थी। अभी मानो के सामने यह सब चल ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, मानो कहाँ हो तुम? इस आवाज़ को सुनते ही सोफे पर बैठा मानव सेठी, जो अपनी सोच से बाहर आ चुका था, सामने बेड पर लेटी काव्या नींद में ही हल्का बड़बड़ाते हुए मानो को ही आवाज़ दी थी, जो शायद फिर से गहरी नींद में सो चुकी थी। लेकिन काव्या की तरफ देखते हुए इस वक्त मानो के कानों में बस 2 ही लाइन गूंज रही थी। कुछ दिन पहले ही काव्या ने उससे कहा था, कौन हो तुम? और आज काव्या खुद कह रही थी, मानो कहाँ हो तुम? अगली सुबह घड़ी की सुइयां सुबह के 9 बजने का इशारा कर रही थी। बेड पर अभी भी काव्या सो रही थी, लेकिन इस वक्त उसके कानों में सुबह की चिड़ियों की चहचहाट की बजाय एक अलग ही शोर गूंज रहा था। तभी उसकी आंखों की पुतलियां हल्की हिलने लगी थी, लेकिन चेहरे पर एक डर था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आंखों के सामने फ्लैश मोड में कुछ चल रहा था। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। बस तुम्हें यहाँ से भागते हुए सेकंड ब्रदर के पास जाना है, ओके? अगस्त्या ने कहा। उस वक्त जब काबली गैंग वालों ने उन पर हमला कर दिया था। मन भयभीत होने के बाद भी काव्या भागती हुई होटल के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन अपनी नज़रों के सामने इकबाल को खड़ा देख वह अंदर तक सहम गई थी। ना जाने क्यों नकाब के अंदर कैद इकबाल भी उसे जाना पहचाना नजर आ रहा था। वह उसे देखते हुए अभी किसी सोच में खोई हुई थी कि तभी इकबाल ने अपनी गन काव्या की तरफ तान दी थी, जिसे देखते ही काव्या चौंकते हुए तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन तब तक गोली चल चुकी थी, जो उसके पैरों में लगी थी। साथ ही खून के फव्वारे भी फूट पड़े थे। काव्या भी दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी थी। तभी इकबाल की गन एक बार फिर से उसके ऊपर तन चुकी थी। वही काव्या फर्श पर पड़े दर्द से छटपटाते हुए बोली, मानो कहाँ हो तुम? काव्या के मुंह से मानो का नाम सुनते ही इकबाल की गन नीचे हो चुकी थी। साथ ही वह भी काव्या के पास ही बैठते हुए बोला, क्या बोला तुमने? अभी तुमने किसका नाम लिया था? लेकिन काव्या इस वक्त उसका पूरा ध्यान बस अपने पैरों पर लगे चोट पर था, उससे बह रहे खून पर था। तो वही इकबाल को अपने सवालों का जवाब ना मिलता देख उसने काव्या के गले को पकड़ लिया था। उस पर अपनी पकड़ कसते हुए एक बार फिर से बोला, अभी तुमने किसका नाम लिया था? इस वजह से काव्या की सांसें अटकने लगी थी। अपने दोनों हाथों से अपने गले को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। तभी इकबाल उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोला, उस मानव सेठी को कैसे जानती है? तेरी जुबान पर उसका नाम क्यों आया था? जहाँ इकबाल का इतना कहना था कि काव्या भी अपनी सांसों को जैसे इकट्ठा करते हुए गुस्से में ही हल्की चीख उठी थी। जाकर उससे ही पूछ ले और उससे यह भी कहना कि तूने मेरे साथ क्या किया है। फिर तो कुछ कहने के लायक नहीं बचेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है कि मेरे साथ कुछ गलत करना तो दूर, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे साथ कुछ भी गलत करने का हक सिर्फ उसका है और उससे यह हक कोई नहीं छीन सकता। अपने चेहरे पर दर्द और गुस्से के मिले जुले भाव ले काव्या ने चीखते हुए कहा था, लेकिन आंखों से आंसू अभी भी लगातार बह रहे थे। तभी इकबाल ने उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए पीछे से उसके बालों को पकड़ लिया था। क्या कहा तूने? अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो फिर मुझे वो मानव सेठी कुछ करने के लायक नहीं छोड़ेगा। चलो आज मैं भी देखता हूँ कि आज वो मानव सेठी मेरा क्या बिगाड़ लेता है। इतना कहते हुए इकबाल ने काव्या के गालों पर दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया था, जिसके साथ ही इस बार काव्या के होठों से खून निकल आया था। लेकिन उसे इस तरह से देख इकबाल ने गुस्से में ही आगे कहा, इतना काफ़ी है या तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूं? एक शैतानी हंसी के साथ इकबाल ने अपने हाथ काव्या के होठों पर रख दिया था।
जहाँ काव्या के हाथों पर रख दिया था, जहाँ से उसकी उंगलियां ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन काव्या जो इस वक्त उससे दूर जाने के लिए पीछे हट रही थी, साथ ही अपने हाथों से उसके हाथों को भी झटक दिया था। तभी इकबाल उसके पैरों को पकड़ते वापस से अपनी तरफ खींच लिया और एक बार फिर से उसके गले पर अपने हाथों की पकड़ कसते हुए बोला, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अभी मुझे उस मानव सेठी से हिसाब करना है। तुम्हारे साथ तो मेरा हिसाब फुर्सत में होगा। आखिर मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है जिसके लिए उस मानव सेठी के अलावा किसी को तुम्हें छूने तक की इजाज़त नहीं है। क्यों अपनी मौत को दावत दे रहा है? जब कोई मुझे छूने की कोशिश करता है तो उसका वो क्या हश्र करता है, इसका अंजाम मैंने देखा है, जबकि उस वक्त तो मैं उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन अब तो उसने मेरे साथ एक रिश्ता जोड़ लिया है। फिर सोच कि वो तेरे साथ क्या करेगा। इस बार काव्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी, जैसे वह इस मुस्कान के पीछे अपने डर को छिपाना चाह रही हो। लेकिन उसके साथ ही उसकी बातों को सुनते ही इकबाल अपनी जगह से खड़ा हुआ। अपने पैरों में पहने बूट को उठाते हुए उसने काव्या के उस पैर के ऊपर रख दिया था जहां उसे गोली लगी थी, जिसके दबाव से काव्या जोर से चीख पड़ी थी। अपने पैर को आज़ाद कराने के लिए छटपटा उठी थी। फर्श पर अब तक काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था, तो वही इकबाल जिसकी आवाज़ ठहाकों में बदल चुकी थी, कुछ सेकंड्स तक ऐसे ही हंसने के बाद अचानक से शांत हो गया और अपनी गन के हैंडल से काव्या के सिर पर मारते हुए बोला, मानो सेठी, तेरा इंतजार रहेगा। जहां अब तक काव्या भी बेहोश हो चुकी थी, जिसके हाथों को पकड़ते हुए इकबाल फर्श पर ही उसे खींचते हुए दूसरी दिशा में चला गया था। वर्तमान समय में इन सब बातों को याद करते हुए अचानक से काव्या भी उठकर बेड पर बैठ चुकी थी। सांसें भारी हो चुकी थी, चेहरे के साथ साथ पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और अपने गले के नीचे उड़ेल लिया था। पूरे ग्लास का पानी खत्म करने के बाद भी उसकी सांसें तेज थी। तभी उसकी नज़र अपने चारों तरफ दौड़ने लगी। एक बार फिर से खुद को किसी अनजान कमरे में देखते ही वह चौंक गई थी। तो वही पिछली बार की तरह इस बार भी कमरा अनजाना जरूर था, लेकिन उसके इंटीरियर काफ़ी लग्जूरियस थे, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वह उस नकाबपोश के कैद से आज़ाद हो चुकी है और मानव के साथ सुरक्षित है। जिसे समझते ही काव्या की सांसें अब नॉर्मल होने लगी थी। माथे पर आए पसीने की बूंदें सूखने लगी थी। साथ ही नजरें अब किसी को ढूंढने लगी थी। शायद वह शख्स मानव था, लेकिन उसे उस बड़े से कमरे में मानव कहीं नजर नहीं आ रहा था। जल्दी से वह बेड से नीचे उतरी, लेकिन अभी भी पैरों के घाव ताजा थे, जिसकी वजह से एक कदम बढ़ाते ही काव्या की हल्की आह निकल गई थी। दर्द उभर आया था। तभी अपने दोनों हाथों से उसने अपने पैर को पकड़ लिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके कदम मानव को ढूंढने के लिए नहीं रुके थे। रूम से बाहर जाने के लिए लगे डोर के पास आते ही उसके कदम ठिठक गए थे। उसे याद आया कि पिछली बार मानव ने ऐसे ही डोर को लॉक किए रखा था, तो क्या इस बार भी मानव ने उसे कैद में रखा है? यह सोचते ही काव्या का चेहरा उदास हो चुका था। फिर भी हाथ डोर पर लगे हैंडल को पकड़ लिए थे, जहाँ एक झटके में ही वह डोर खुल भी गया, जिसे देख काव्या के चेहरे की स्माइल वापस आ चुकी थी। वह तुरंत बाहर निकली और अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाते हुए एक लंबे गलियारे से गुजरने लगी। उसकी आंखों में फिर से एक नए लग्जूरियस जगह को देखने का उत्साह भी था। तभी वह उस गलियारे से निकलकर एक खुली जगह पर आ गई थी, जहां सामने का नज़ारा देखते ही उसकी आंखें चौंकते हुए बड़ी हो गई थी। तभी उसने जल्दी से अपने कदमों को थोड़ा और आगे बढ़ाया और साथ ही इस बार अपनी नज़रों को घुमाते हुए वह चारों तरफ देखने लगी। अपने चारों तरफ का नज़ारा देखते ही वो पूरी तरह से अवाक रह गई थी। क्योंकि इस वक्त उसके चारों तरफ जहाँ तक उसकी नज़रें जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा था, क्योंकि इस वक्त वह मानव सेठी की एक प्राइवेट व लग्जूरियस याट शिप पर खड़ी थी।
डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।